we are going to start with session number 3, that is manipulating data. In a database, you can define the structure of data and manipulate the data using some commands. There are two types of languages for this task. These are data definition language and data manipulation language. यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज करना है, अगर आपको स्ट्रक्चर माने जैसे कि मान लो आपके पास डेटाबेस में अभी 2 टेबल है, आप उसमें एक टेबल और ऐड करना चाहते हो, राइट? या एक टेबल है जिसके अंदर आपके पास 4 कॉलम्स है और आप एक कॉलम और ऐड करना चाहते हो या एक कॉलम को रिमूव करना चाहते हो, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो? आप डेटाबेस को मैनिपुलेट कर रहे हो, उसके अंदर चेंजेस कर रहे हो, राइट? तो उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी कि DDL और दूसरा है DML यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है? अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ठीक है? तो ये दोनों वन एंड द सेम थिंग है, राइट? तो इसमें data definition language or data description language is a standard for commands that define the different structures in a database. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर हमने स्ट्रक्चर चेंज करना है, राइट? तो स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए what we need data definition language commands. So DDL commands के अंदर कौन कौन सी commands आ जाती हैं? क्रिएट आ जाती है, यानी कि हमने अगर कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, मॉडिफाई उसमें चेंजेस करना है, या उस पूरे डेटाबेस को अगर हमने रिमूव करना है, तो वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आ जाती है, राइट? नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, राइट? अब इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल्स, इसमें टेबल्स भी आ जाते हैं, आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हो, एंड यूजर्स कॉमन DDL स्टेटमेंट्स आर क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। अब आप ऑल्टर का मतलब क्या है? क्रिएट तो हमने अभी समझ लिया कि अगर हमने कोई चीज, कोई टेबल या आपने कोई डेटाबेस क्रिएट करना है। ऑल्टर का मतलब होता है कि एक टेबल आपके पास बना हुआ है, ठीक है? उसके अंदर आपने कोई चेंजेस करने। चेंजेस का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर जो डेटा है उसको चेंज करना, वो नहीं करना हमने स्ट्रक्चर चेंज करना है। मान लो कि मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर मेरे पास स्टूडेंट का नेम है, उसके मार्क्स है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स है, बट मैं चाहता हूँ कि उसके टोटल मार्क्स भी डिस्प्ले हो, राइट? परसेंटेज आने के साथ उसके टोटल मार्क्स भी डिस्प्ले हो। तो अब मैं एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ, दैट इज टोटल मार्क्स। तो जो मैं स्ट्रक्चर में एक और कॉलम ऐड कर रहा हूँ, तो वो किस चीज के साथ होगा? ऑल्टर के साथ, ठीक है? दैट मीन्स ऑल्टर। ऑल्टर बेसिकली जो है वो क्लोथ्स के लिए भी यूज होता है। जब आपने सुना होगा कि क्लोथ्स को ऑल्टर करना ताकि वो आपकी बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग प्रॉपर फिट आ जाए, राइट? एंड द वन नेक्स्ट कमांड इज ड्रॉप। ड्रॉप मतलब कि आपने पूरे टेबल को अगर रिमूव करना है, ठीक है? तो ड्रॉप मीन्स टेबल के अंदर जितना भी डाटा है, चाहे 10 रोज है चाहे 20 रोज है, वो सारी एक ड्रॉप कमांड के साथ डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद हम आते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पे। A data manipulation language is a language that enables users to access and manipulate data in a database. The goal is to provide efficient human interaction with system. Data manipulation involves, अब इसमें ये क्या बोल रहे हैं? जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है ये स्ट्रक्चर की बात नहीं करता, ये बात करता है जो उस डेटा के अंदर, यानी कि उस टेबल के अंदर जो भी डेटा एग्जिस्ट करता है, ठीक है? यहाँ पर हम वैल्यूज को चेंज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है? वैल्यूज को क्रिएट करने की और वैल्यूज को चेंज करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर की चेंज करने की बात नहीं हो रही, राइट? सो इट इंक्लूड्स रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस, दैट इज सिलेक्ट स्टेटमेंट। आपके डेटाबेस में जो भी टेबल्स है उसमें जो भी रोज आपने इंसर्ट की हुई है, उन सबको देखने के लिए जो हम कमांड यूज करते हैं उसका नाम है सिलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है? उस कमांड का नाम है सिलेक्ट। अब इंसर्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इनटू डेटाबेस, उसके लिए जो हमारे पास है वो है इंसर्ट कमांड, ठीक है? देन कम्स डिलीशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। अगर आपने डेटाबेस में से कोई इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है, देन वी यूज द डिलीट कमांड। अब पेपर में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है?
और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो क्वेश्चन ये होता है कि डिलीट स्टेटमेंट में और ड्रॉप स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। देखो, जो ड्रॉप है वो पूरा का पूरा टेबल डिलीट करेगी, यानी कि उसको रिमूव करेगी, ठीक है। जो डिलीट स्टेटमेंट है वो क्या करेगी, वो रोज को डिलीट करेगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। इससे पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा और इससे क्या होगा, सारी जो जो भी आप कंडीशन दोगे, मतलब कि मुझे मान लो मुझे वो रो डिलीट करनी है जिसके बच्चे के मार्क्स 20 से कम है, तो वो वाले डिलीट हो जाएंगे, बाकी सारे एग्जिस्ट करेंगे, राइट। तो डिलीट और ड्रॉप में क्या डिफरेंस है, डिलीट सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स को यानी सिलेक्टिव रोज को डिलीट करती है, और ड्रॉप है पूरे के पूरे टेबल को, चाहे उसमें 10 रोज है, चाहे 20, चाहे 30, चाहे 100, ये सारे के सारे टेबल को रिमूव कर देगी। उसके बाद हम आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, दैट इज अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट क्या करेगी कि मान लो फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है जिसकी आईडी है P101, राइट। अब वो एम्प्लॉय है, उसकी प्रमोशन हो गई है, पहले वो असिस्टेंट मैनेजर था, अब वो मैनेजर बन गया है, ठीक है। अब यानी कि उसका जो स्टेटस है, यानी कि उसकी जो जॉब प्रोफाइल में पहले क्या लिखा था, असिस्टेंट मैनेजर, अब उसको हम चेंज करके मैनेजर कर रहे हैं, तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, अपडेट स्टेटमेंट, यानी कि अपडेट कमांड। अब अगर किसी एम्प्लॉय का फोन नंबर चेंज हो रहा है या हाउस एड्रेस चेंज हो रहा है, तो अपडेट कमांड। आप देखना जब हम ऑनलाइन कभी भी आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करते हैं, तो बैकएंड पे जो स्टेटमेंट चलती है, आप तो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन देते हो, जो बैकएंड पे जो स्टेटमेंट चलती है वो चलती है अपडेट की क्वेरी चलती है, ठीक है। A query language is a part of DML, यानी कि data manipulation language, involving information retrieval only. The terms DML and query language are often used synonymously. A popular data manipulation language is structure query language. अब एक ऐसी लैंग्वेज जिसके कारण, जिसकी मदद से हम डेटा के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उस लैंग्वेज का नाम है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं SQL। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमने डेटाबेस में ये सारी चीजें करनी है, सिलेक्ट करना, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, या ऊपर क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप, ठीक है, ये क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप, ये सारी जो चीजें हैं वो किसके थ्रू होंगी, दैट इज डन विद विच लैंग्वेज, दैट इज SQL, structure query language. So this is used to retrieve and manipulate data in relational database. Other forms of DML are those used by IMS, DLI, codacil databases such as IDMS and others. तो ये भी हमारे अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं जो अलग अलग तरह के डेटाबेसेस में यूज होती हैं। So data manipulation language comprises the SQL data change statements which modify stored data but not the schema or database objects. तो ये क्या कह रहे हैं कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से आपका जो डेटा है, जो रोज के अंदर इंफॉर्मेशन है, वो चेंज होगी, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। मतलब कि अगर आपने एम्प्लॉय का स्टेटस चेंज करना है, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर करना है, तो वो होगा। बट अगर आप कहो कि नहीं मुझे एक कॉलम और बनाना है या एक कॉलम डिलीट करना है, वो इससे नहीं होगा, राइट। तो DML में सिर्फ जो डेटा होता है अंदर टेबल के, वही आप उसके अंदर चेंजेस या अपडेशन कर सकते हैं। So there are two types of DML. दो तरह के DML होते हैं. The user specifies what data is needed and how to get it. तो इसमें user specify करता है कि कौन सा डेटा चाहिए, what data is needed and how to get it. And non-procedural होता है, the user only specified what data is needed. This is easier for the user but may not generate code as efficient as produced by procedural languages. तो मतलब इसमें क्या है, इसमें यूजर को सिर्फ बताना होता है उसे क्या चाहिए, बाकी का काम सिस्टम अपने आप करता है। बट यहाँ पर आपको बताना पड़ता है कि आपको चाहिए क्या और आपको किस तरह से वो चाहिए, तो ये आपको प्रोसीजरल से पता लगता है, ठीक है। यस, so these are the fill in the blanks and statements. You need to write the answer of these after going through the concept which we have done till now. Now coming to creating database object. Now
There are variety of DBMS or DBMS available. In this exercise, you will learn about open office base and open source or DBMS. तो यहाँ पर हम जो करेंगे that is open office DBMS के बारे में बात करेंगे, यानी कि database management system. To launch open office DBMS, click start program OpenOffice org, OpenOffice org. Alternatively, you can also double click on OpenOffice 3.1 shortcut on the desktop if available. You should see a window similar to the display. तो इसमें क्या है, हमें प्रोसीजर बताया हुआ है, तो अब हम करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, हमने बेसिकली ओपन करना है ओपन ऑफिस बेस. सो यू should are guided through the database wizard for creating a database. You will see a dialog box similar to the one displayed below. तो कैसे होगा, स्टार्ट पे गए, सबसे पहले तो आपको अपने सिस्टम पे ओपन ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा. इंस्टॉल करने के बाद आपने स्टार्ट पे जाना और यहाँ पे देखो आपने क्या लिखना है, मैं आपको दिखाता हूँ. स्टार्ट पे जाके आपने यहाँ पे लिखना है बेस, ओपन ऑफिस बेस. ये मेरे यहाँ पे ऐप इंस्टॉल है, मतलब जब आप माइक्रोसॉफ्ट ओपन ऑफिस इंस्टॉल करोगे तो ये आपके इस तरह से शो होगा सिस्टम. हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेरा ओपन ऑफिस बेस ओपन हो रहा है. अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे. वेलकम टू ओपन ऑफिस डेटाबेस विजार्ड. व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या करना है, क्रिएट ए न्यू डेटाबेस. हाँ, क्योंकि अभी तक हमारा डेटाबेस नहीं बना, हमने एक खाली डेटाबेस बनाना है, तो हम क्रिएट ए न्यू डेटाबेस पे क्लिक करेंगे. नेक्स्ट किया, फिर दोबारा हमने इसके बाद फिनिश कर दिया. अब इसको सेव करेंगे. अब इसको मैं सेव करता हूँ db1 के नाम से, db1, और मैंने सेव पे क्लिक कर दिया. राइट, अब हम देखते हैं. ओके, right, so I'm going to share my screen again. I'm going to show you once again how to create a database, as few students have faced the problem of screen sharing. I'm going to close it. Now is my screen fully visible? Can you please tell me? Fine. Okay, so now I'm going to tell you how to create a database in OpenOffice. So you must have OpenOffice installed in your system, and I will be going in the search menu. I will type OpenOffice base. So here you can see that ये वाली जो आपकी ऐप है, इसको आप ओपन करोगे, ये तभी आपको दिखाई देगी अगर आपने अपने सिस्टम में ओपन ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है. तो इस पे क्लिक किया तो इस तरह से आपको दिखेगा. अब क्योंकि हमारा अभी तक कोई डेटाबेस नहीं बना, हम एक न्यू डेटाबेस बनाएंगे, क्रिएट ए न्यू डेटाबेस. नेक्स्ट, अब इसको सेव करते हैं. हम इसको सेव करता हूं मैं db data1 के नाम से मैं इसको सेव करता हूँ. क्लिक ऑन सेव. तो ये मेरा देखो आप डेस्कटॉप पर data1 के नाम से एक डाटाबेस क्रिएट हो गया. ठीक है, अब इसको मैं डबल क्लिक करूंगा. तो ये मेरा अभी ओपन होगा. ओके, तो ये मेरा डेटाबेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है. नाउ वी विल रीड व्हाट इज नेक्स्ट. तो ओपन ऑफिस बेस ओपन के बाद हमने क्या किया है, अभी इसके बाद हमने न्यू डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया है. ठीक है,
Then comes the next topic. सेव करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है? तो ये सारे स्टेप्स हम कर चुके हैं। अब हम टेबल क्रिएट करेंगे, राइट? सो टेबल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटाबेस. Now I request somebody else to read this statement. हाँ जी, मुस्कान, आर यू देयर? Muskan, just read the first paragraph. Okay, लविश, मैंने आपको अनम्यूट किया है. लविश, रीड द फर्स्ट पैराग्राफ. लविश, आर यू देयर? यस. ठीक है लविश, ये फर्स्ट पैराग्राफ रीड करो यहाँ तक, बिलो तक रीड करो. Tables are the basic building blocks of a database. You store the data in the database in the form of tables. In the previous exercise, you have learned how to create database objects in OpenOffice. In this exercise, you will learn how to create a table in database. After creating the database, you will see a window as shown below. ओके, अब हमने क्या करना है? अब हमने टेबल क्रिएट करना है. ठीक है बेटा, अपने आप को म्यूट करो. अब हमने एक टेबल क्रिएट करना है. टेबल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटाबेस. ठीक है, मतलब आपने वो छोटे होते वो गेम खेली होगी जिसमें ब्लॉक्स को जोड़कर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. टेबल्स भी वो ब्लॉक्स होते हैं. उन ब्लॉक्स को जोड़ के, यानी टेबल्स को के ब्लॉक्स को जोड़कर हम एक डेटाबेस तैयार करते हैं. ठीक है, so you store the data in the database in the form of tables. In the previous exercise you have learned how to create database objects. ठीक है, अब हम टेबल क्रिएट करेंगे, राइट? तो अब इसमें क्या है, अब हमने किस ऑप्शन पे क्लिक करना है? क्लिक ऑन क्रिएट इन डिजाइन व्यू, ऑप्शन अवेलेबल अंडर द टेबल डिजाइन विंडो अपीयर्स. अब ये मैंने क्या किया, ये विंडो कैसे आएगी मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ. डेटा पर गए तो ये मेरा ऑब्वियसली एक टेबल क्रिएट हुआ है, सॉरी डेटाबेस क्रिएट किया हुआ डेटा वन के नाम का, जो मैंने अभी आपके सामने क्रिएट किया था. आपने क्लिक करना है इस पे, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, इस पर हम क्लिक करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा. यहाँ पे मैं कॉलम का नेम बताऊंगा, यहाँ पर उसका डाटा टाइप की, उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होनी है वो किस टाइप की है. यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, क्योंकि ये तो ऑप्शनल है, इसको आप भर सकते हो और नहीं भी भर सकते हो, डजंट मैटर, बट ये दोनों फील्ड्स मैंडेटरी हैं. ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा हमें क्या डेटा फिल करना है. हाँ, हमने अभी ये वाला स्ट्रक्चर रेडी करना है. ठीक है, हमारे पास ये कॉलम के नेम है. ठीक है, जैसे नेम और वेर कैर, यानी कि इसके अंदर नंबर भी आ सकते हैं, इसके अंदर कैरेक्टर भी आ सकते हैं, और इसकी लेंथ है 50. बाय डिफॉल्ट लेंथ 50 है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट ये वाली लेंथ रहेगी. ठीक है, अब हम क्रिएट करते हैं. पहला हमारा कॉलम है नेम, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, so I'm going to just increase its size. पहला कॉलम है मेरा नेम, इसका है वेरकैर, ये अपने आप वहां से उठा लेगा. ठीक है, और इसका जो मिनिमम साइज है वो आपको यहाँ पे दिखेगा 50. इसको आप चेंज कर सकते हो, 55 कर सकते हो. ठीक है, पर हम इसको 50 ही रखेंगे. उसके बाद है सेकंड है मेरा रोल नंबर. अब यहाँ पर इसने वेरकैर उठाया तो आप टाइनी इंट उठा लो, टी दबा दो, ये रहा टाइनी इंट. ठीक है, टाइनी इंट का जो डिफॉल्ट साइज है वो क्या है, इस टाइनी इंट का डिफॉल्ट साइज 3 होता है. नाउ कम्स डीओबी, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, तो इसको यहाँ पर डेट कर दिया, डाटा टाइप डेट. उसके बाद है क्लास को चाहे कैर ले लो चाहे वेर कैर, हम वेर कैर ही लेंगे. ठीक है, उसके बाद आ जाता है फोन में
सारे नंबर्स होते हैं, तो हम इसको इंटीजर ले लेंगे, ठीक है। आई 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 और एन दबाया तो साथ में ये आ गया। उसके बाद है ईमेल। ईमेल में नंबर भी होते हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं। ईमेल वैरचर। इसके बाद है हमारे पास कलर और लोकेशन, ये दोनों मेरे वैरचर है, COLOUR लोकेशन, ठीक है। तो मेरे भी सारे कॉलम्स रेडी हो गए हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, व्हाट आई नीड टू डू, आफ्टर स्पेसिफाइंग द फील्ड नेम स्पेसिफाई करने के बाद डेटा टाइप्स ऑफ द फील्ड वेरिएबल, सेव द टेबल बाय क्लिकिंग ऑन फाइल सेव शोन बिलो, ठीक है। अब हमें टेबल को सेव करना, फाइल, ये देखो यहाँ पे फाइल है, फाइल, यहाँ पे सेव। तो टेबल को किस नाम से सेव करना चाहते हो, ये विंडो आएगी, हम इसको नाम दे देते हैं स्टूडेंट के नाम से सेव करेंगे। अब वो बोल रहा है इस टेबल में प्राइमरी की नहीं है, ठीक है। अब हमने प्राइमरी की सेट करनी है, ठीक है। तो शुड ए प्राइमरी की भी क्रिएटेड नाउ, यस। तो प्राइमरी की इन्होंने कौन सी सेट कर दी, आईडी, ठीक है। जो आईडी है वो, यानी कि जो इसकी मेन आईडी है वो आपकी इसकी प्राइमरी की सेट हो जाएगी, यानी कि एक हमारे पास अलग से एक करेक्टर क्रिएट हो गया, एक अपना जो कॉलम क्रिएट हो गया जो कि प्राइमरी की है। आपको पूरे टेबल में कैसे पता लगेगा इनमें से कौन सी फील्ड है जो प्राइमरी की है, वो आपको यहाँ से पता लगेगा, आईडी के नाम से। आईडी के आगे देखो की बनी हुई है, दैट मीन्स दिस इज द प्राइमरी की। मतलब इस कॉलम में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, दो सेम नाम हो सकते हैं, रोल नंबर भी एक होगा, डेट ऑफ बर्थ भी मे भी शायद जैसे किसी क्लास में दो बच्चों का बर्थडे सेम डेट पर आता, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है रेपिटेशन की, क्लास तो सबकी सेम है। फोन नंबर भी सेम हो सकता है, मान लो भाई बहन है, ट्विन ब्रदर सिस्टर है, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो दोनों का पेरेंट का नंबर सेम हो सकता है, तो उसमें भी डुप्लीकेसी आएगी। ईमेल में भी आ सकती है, क्योंकि पेरेंट एक है दो बच्चों का अगर, तो ये, ठीक है। कलर, लोकेशन, तो लोकेशन में भी ये है कि एड्रेस जो पेरेंट का है वो भी सेम हो सकता है अगर तो भाई बहन है, ठीक है। तो इस केस में पॉसिबिलिटी है डुप्लीकेसी। बट आईडी एक ऐसी चीज है, यानी कि आईडी ले लो या एडमिशन नंबर ले लो, ठीक है, वो एक ऐसी चीज है जो कि सबका अलग है। एडमिशन नंबर चाहे कोई सगा भाई है या कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर है, तो ये सबका ये अलग रहेगा एडमिशन नंबर। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, प्राइमरी की, ठीक है। चाहे इसको आप यहाँ पे कर लो, चाहे इसको आप आईडी कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर